गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था ना, तो आज हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार शुरू हो गया था। और मूल अधिकारों के विषय में कल हम लोगों ने देखा कि जो है कि मूल अधिकार ये सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में मूल अधिकार ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दिए। और लेकिन भारतीय संविधान में बेटा जो मूल अधिकार लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी बची है? 6 बची है। तो मूल अधिकार जो संपत्ति वाला था ये मूल अधिकार नंबर 31 था, मतलब अनुच्छेद 31 था। इसे वहाँ से हटा करके अनुच्छेद आर्टिकल 300A में लगा दिया गया है, बना दिया गया है। इससे ये हुआ कि मूल अधिकार अब ये मूल अधिकार न होकर के सामान्य रूप से कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। इसके हनन पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट नहीं जा सकते, अपितु जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपनी यात्रा तय करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। आप लोग बेटा इतना सारा खाद्य सामग्री भेजते हो कि खाते खाते हमारा मन भर जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और जो है कि जो ऐसे फल भेजते हैं जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे जाम भी भेज रहे हैं, अरे शर्म करो। ठीक, आइए तो हम लोग जो है कि देख रहे थे मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हमने आपको कल बताया था कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, सॉरी अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। समानता का अधिकार नंबर 1। ये जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार की जो बात की गई है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है कि इसकी बात की गई है, जिसमें आप देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता कहता है। इसका मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता का यह मतलब होता है कि कानून की नज़र में सब समान है। कानून किसी के भी प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान दंड के लिए समान, सबको समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा। परंतु इस मामले में भी कुछ विशेषाधिकार है, जैसे राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल महोदय हुए, ये लोग जब तक अपने पद पर रहेंगे भारत के किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और कुछ तो जो है कि सांसदों को भी, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं तो सदन का सत्र चल रहा है यदि, तो किसी भी दीवानी मामले में, दीवानी का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, दीवानी का मतलब किस मामले में लड़ाई झगड़ा? रुपए पैसा धन का है, लेन देन है, तो ये दीवानी मामला हो गया। फौजदारी का मतलब होता है कि जो है कि मार काट, मार दिए, टूट गया, जो है कि कत्ल हो गया, खून खराबा हो गया, इसको फौजदारी मामला कहते हैं। और दीवानी मामला संपत्ति रुपए के लेन देन से संबंधित होता है। तो लोकसभा का यदि अध्यक्ष है, सदस्य है, तो जो है कि लोकसभा के सदन की कार्रवाई चल रही है, तो लोकसभा के सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं दीवानी मामले में, लेकिन फौजदारी मामले में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ विशेष लोग हैं भाई। लोकसभा का अगर सदस्य है तो उसके पीछे 7.5 लाख से अधिक लोगों की आवाज़ है, तो उनको थोड़ा सा उसके मामले में थोड़ा सा मैटर हल्का सा फ्रीज कर दिया जाता है। परंतु अन्य मामलों में यही होता है कि विधि के समक्ष सबको समानता है। परंतु ऐसे मामले में जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गए, विधायक हो गए, जज लोग हो गए, इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं कि मामला थोड़ा सा इनके मामले में थोड़ा सा जो है कि
मामला ये देखा जाता है कि उसका मूल्यांकन किया जाता है, समय दिया जाता है, सही है गलत है क्या है, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, तो बाकी सभी के लिए तो कानून एक समान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता है, कानून की नजर में सभी लोग समान है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, समान अपराध के लिए सबको समान रूप से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यह हो गई अनुच्छेद 14 की बात। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, धर्म, मूल, वंश, जात, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। राज्य कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जो है कि कोई ऐसी जॉब निकाल दे, कह दे केवल ये धर्म विशेष के लोग ही कर सकते हैं, या धर्म के नाम पर किसी को रोक दिया जाए। कोई भी मैटर हो, कोई भी धार्मिक रूप से भारत पंथ निरपेक्ष है और आपको अपनी सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का, उसे आगे बढ़ाने का अधिकार है। धर्म के नाम पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत पंथ निरपेक्ष है, सभी को फलना फूलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूल वंश का मतलब होता है, मूल वंश का मतलब ये होता है कि मूल वंश, कुछ लोगों को पता चला कि भाई ये जयचंद के वंशज हैं, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, इनको नौकरी दीजिए, या हम राजे रजवाड़े के वंशज से संबंधित हैं, हम जो है कि देशद्रोहियों के वंशज से संबंधित, हम फलाने, कुछ लोग वंश के आधार पर दावा करते हैं कि हमें विशेषाधिकार दिया जाए, तो यह सब जो है कि फर्जी बात हो जाती है। और जो है मूल वंश के नाम पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश, मूल वंश, जाति, मूल वंश, जाति के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि जाति के नाम पर भी तमाम भेदभाव होते रहते हैं, तो ये जाति, वो जाति, ऐसा जाति, वैसा जाति, जो है कि अगड़ा पिछड़ा, उसमें दुनिया भर का निपोर चरखा लगी रहती है। तो ये सब राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं। और जो है कि इस प्रकार जो है कि आप देखिए तो तमाम तरह के जो है कि भारत में जाति के नाम पर भी भेदभाव बहुत हुए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में। तो जब संविधान लागू हुआ, उसने कहा कि अब सब खत्म है, सब खत्म है, हमारे लिए सब बराबर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अनुच्छेद 16 में आरक्षण वाली बात अभी आएगी तो मैं उस पर आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो जाति के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे पद जो है कि सभी जातियों के लिए खुले हैं, ऐसी कोई मैटर नहीं है। लिंग के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, महिला है, पुरुष है, तो पता चला कि लिंग के नाम पर भी तो भारत में भेदभाव होता है। सदियों से ये कहा जाएगा कि महिलाएं जो है कि पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं, तो ये सब जो है कि संविधान इस बात को नहीं मानता। जन्म स्थान के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पता चला कि कोई कहे कि हम जो है कि काशी के वासी हैं, हम मथुरा के वासी हैं, कोई कहे नहीं हम मक्का मदीना से आए हैं, तो जो है कि हमारा जो स्थान है वो विशेष है, विशेष स्थान के बारे में, विशेष स्थान को विशेषाधिकार दिया जाए, हमारा विशेष जो है कि उसमें, तो ये सब फर्जी टाइप की बात है। जन्म स्थान के मामले में भी जो है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान बहुत बड़ी बात बोल रहा है। आगे देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा, कहीं कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में या संवैधानिक पदों की प्राप्ति में, सरकारी नौकरियों में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसी में एक थोड़ा सा मैटर है, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4। आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 क्या कहता है? यह कहता है पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण कर सकती है। पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण किया जा सकता है।
अब देखिए अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी में किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है कि एक जोड़ा गया है 16 में 4 परंतु सब आर्टिकल जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण किया जा सकता है। देखिए ये मैटर ये है कि अभी देखिए नियुक्तियों के मामले में आरक्षण किया जा सकता है। अब ये मैटर बढ़ के चला गया है कि अगड़ों और पिछड़ों के मध्य। आप देखिए अगड़ों को जो है कि 10% आरक्षण दे दिया गया, पिछड़ों को 27% आरक्षण पहले भी दिया गया था और मामला ये आर्थिक आधार पर आ गया है। ठीक है, जात से ऊपर उठ गया है। और वैसे भी बेटा जो है कि कहा जाता है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, तो पिछड़े का मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट मानती थी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको जो है कि दिया जाए। और इसके बाद पीवी नरसिम्हा सरकार आई। पीवी नरसिम्हा सरकार ने जो है कि कहा कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जो है कि शैक्षणिक आधार पर जो है आर्थिक आधार पर जो है कि आरक्षण दिया 10%। और इस प्रकार जो है कि आरक्षण जो है कि अपने चरम परिणति पर लगता है चला गया कि हाँ ठीक है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देना चाहिए। और ये मुद्रा छोटा सा जो है कि वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक भारत के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक समुदाय में जो है कि आर्थिक रूप से गरीब वर्ग हैं। और चूंकि कल्याणकारी सरकार है तो सरकार तो सबका ध्यान रखती है, पिछड़ों का भी ध्यान रखेगी, अगड़ों का भी ध्यान रखेगी, सभी का ध्यान रखेगी। तो इस तरह से जो है कि ये आरक्षण की व्यवस्था जो है कि अनुच्छेद 16(4) में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का मतलब 1955 में यह कह दिया गया था। 1955 में एक कानून बना और यदि आप अस्पृश्यता को बढ़ाते हैं तो आपको 6 वर्ष की कैद दे दी जाएगी। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे थे जो कि जो है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, कि हम तुमको छू देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, तुम गंदे हो, तुम फला हो, तुम ढका हो। तो इस टाइप से जो है कि अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि ये सब फर्जी बातें हैं, सभी एक ही माता पिता की संतान है, ये सब नहीं कहना चाहिए और न ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस पर उन्होंने कानून बना दिया कि यदि आप जो है कि छुआछूत की बात करते हैं, छुआछूत की अगर बात करते हैं, अस्पृश्यता की बात करते हैं, तो अगर पकड़े गए तो 6 महीने की कैद की सज़ा दी जा सकती है। आप यह मान के चलिए कि आपको 6 महीना नहीं है, 6 वर्ष है, 6 वर्ष कैद की सज़ा दी सकती है। यह सज़ा इसलिए इतनी टाइट रखी गई है ताकि ये सब जो है कि मानव होता है, मानव की गरिमा होती है। जात के नाम पर अगर आप किसी को अछूत या अस्पृश्य कहते तो उसको तकलीफ होती है, ठीक है, उसको तकलीफ होती है। और जो है कि मानव को मानव के नाते प्रेम करना चाहिए, ये सब नहीं कि तुम अछूत होते। इस वजह से जो है कि संविधान सभा ने अस्पृश्यता वाला मैटर उठा दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता। अनुच्छेद 18 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता? उपाधियों का अंत किया जाता है। उपाधियों का अंत किया जाता है। उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि जो है कि जितनी भी उपाधियां हैं, राय बहादुर, नाइट, सर, ये जो उपाधियां अंग्रेज सरकार देती थी, राय बहादुर, नाइट, सर, केसरे हिंद, ये सब उपाधियों का अंत किया जाता है क्योंकि राजतंत्र चला गया, उपाधियों कोई मतलब नहीं है। परंतु जो है कि उसी में अगर आप देखिएगा तो 1954 में भारत सरकार ने कुछ जो है कि शुरू किए थे पुरस्कार। 1954 में भारत सरकार ने कुछ पुरस्कार शुरू किए थे, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सारे पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए और इनको उपाधि नहीं कहा जाता, ये पुरस्कार हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसने जो है कि भारत की सेवा के बहुत विशेष योगदान दिया है, भारत की सेवा की है, देश समाज, अपने वर्ग, अपने समुदाय, अपने जो है कि देश, अपने नागरिकों के प्रति, जो है कि अपने वातावरण के प्रति, पशुओं, चिड़ियों, जो है कि वनस्पतियों के प्रति और ये सबके प्रति बहुत ब्रॉड दृष्टिकोण से सोचा हो और कोई विशेष काम किया हो तो उस काम को प्रभावित सरकार होती है तो इनको पुरस्कार देती है। भारत रत्न,
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये उपाधि नहीं है। ये जो पुरस्कार सरकार देती है तो इसका मतलब है कि उनके काम को मान्यता प्रदान की जा रही है और हमारे जो भारत के अन्य नागरिक हैं वो उनसे सीख लेंगे, उनसे प्रेरित होंगे और कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनको पुरस्कार दिया जाता। ये उपाधि नहीं है। 1954 में सरकार ने शुरू किया था, याद रखिएगा। तो इस प्रकार आप देखिए समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 में आपने क्या देखा। अनुच्छेद 14 में आपने देखा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कोई कह दिया कि आप फला जो है कुएं से पानी नहीं पिएंगे, यहाँ नहीं आ जा सकते, ये सब टाइप मैटर हो जाता है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, परंतु अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कर दी गई है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मतलब छुआछूत को अंत किया जाता है और इसके आधार पर 1955 में सरकार ने कानून बना दिया कि यदि आप छुआछूत को बढ़ावा देते हैं तो 6 वर्ष की जेल हो सकती है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद है। 1954 में शुरू किए गए कुछ पुरस्कार जिनमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। इस प्रकार आपने देखा समानता का अधिकार। उम्मीद है कि समानता का अधिकार आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अब देखिए कौन कौन से अधिकार हैं ये अनुच्छेद 19 से 22। देखिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19(1) का 19(1) का क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1) का कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको कुछ बोलने और उसे अभिव्यक्त करने का अधिकार है। किस प्रकार आप अभिव्यक्त करते हैं? सोचने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है और उसे जो है कि सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को गाली देने लगे, आप अलगाववादी ताकतों के विरुद्ध आप जो है अलगाववादी बातें करने लगे, देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध बोलने लगेंगे आप जो है कि तमाम ऐसी टिप्पणियां करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करने लगे आप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। सकारात्मक प्रयोग करना है। क्या करना है? सकारात्मक प्रयोग करना है। जो बातें जोड़ती हैं, जो बातें जोड़ती है उसे जो है क्या किया जाता है। अब मैं कभी कभी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो बातें आपको जोड़ती हैं वह आपको बोलनी है और वही अभिव्यक्त करनी है। सामान्यतः यही अपेक्षा की जाती है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, अब 19(1) क्या कहता है? 19(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1) कहता है कि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। इसका मतलब आप जानते हैं आप इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन शांति से। ये नहीं कि मार इकट्ठा हो गए 100 लोग उसी में हत्तरे की धत्तरे के किए पड़े हैं, लड़ाई झगड़ा मार उठकम पटकम चल रही है। शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। और निरायुध, नि माने नहीं, आयुध माने हथियार, बगैर किसी हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। आपको ऐसे सम्मेलन करने की इजाजत नहीं है कि आप उसमें जो है कि लड़ाई झगड़ा करें और हथियार लेके जाएं। समझ में आया? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन। अब देखिए अनुच्छेद 19(1) ये क्या कहता है? यह कहता है संगम, संघ या सहकारी समिति, संगम, संघ
या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। ये क्या कहता है? संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन इसका अपवाद दो लोग हैं। कौन कौन है? वेश्या एवं सैनिक। आपको संगम बनाने का अधिकार है। कोई ऐसा ग्रुप बना लीजिए, समूह बना लीजिए, समाज बना लीजिए, जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप संघ बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है कोई संघ बना लीजिए जिसमें लोग हैं जो है शामिल हों, कोई ऐसा संघ, यूनियन बना लीजिए, या कोई सहकारी समिति बना लीजिए कोऑपरेशन करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए। कोई काम ऐसा है कि सब लोगों को इकट्ठा करके आप उस कार्य को करना चाहते हैं, तो जिससे काम जल्दी से हो जाता है, इसको सहकारी समिति बनाकर कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं। तो जो है कि यह अनुमति मिली, लेकिन किसी वेश्या को संघ बनाने की अनुमति नहीं मिली। अगर वो वेश्या है तो वो संघ नहीं बना सकती, कोई समिति नहीं बना सकती, कोई जो है समूह नहीं बना सकती। सैनिकों को भी संघ, समूह अथवा सहकारी समिति बनाने से रोक दिया गया है, ठीक है। एक के काम को जो है कि देश निकृष्ट मानता है, और एक के काम को देश की सुरक्षा, देश एकता एवं अखंडता से जोड़ के देख रहा है। वेश्या वाला मैटर निकृष्टता से जुड़ा हुआ है, और सैनिक वाला मैटर देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आगे देखिए अनुच्छेद 19(1) घ। अनुच्छेद 19(1) घ क्या कहता है? भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। भारत में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं भी निवास कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? धारा 370, अनुच्छेद 370। और जम्मू कश्मीर में निवास करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है, और जम्मू कश्मीर के निवासियों को ही जम्मू कश्मीर में निवास करने की स्वतंत्रता। आप जम्मू कश्मीर में रहिए, किसी काम के सिलसिले में जाए, जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, ओढ़ो, जो भी करना, बट निवास आप अगर ये सोचे कि जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास बना लेंगे तो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये जो अनुच्छेद 370 है वह जम्मू कश्मीर के किसी बाहर की, जम्मू कश्मीर का नागरिक अलग है, भारत का नागरिक अलग है, समझ गए? तो जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है उसी को घर वहाँ जम्मू कश्मीर में संपत्ति बेचने, खरीदने या ये सब का अधिकार है, भारतीय को नहीं है, ठीक है। कहने का नहीं, जब अनुच्छेद 370 पढ़ाएंगे तो इस पर डिटेल करेंगे, ठीक है। भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, परंतु जम्मू कश्मीर के मामले में अपवाद है। अब आइए अनुच्छेद 1 का अंगा। अनुच्छेद 1 का अंगा ये क्या कहता है? यह कहता है हाँ, एक बेटा गड़बड़ हो गया। देखिए ये जो ये वाला मैटर है ना, भारत में अबाध संचरण है, ये थोड़ा सा अभी मुझे याद आया। घ क्या कहता है कि देश में अबाध संचरण, देश में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, देश में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 19(1) का घ क्या कहता है कि आप पूरे देश में कहीं भी अबाध रूप से आ जा सकते हैं। संचरण कोई आपको रोक नहीं सकता। आप 19 प्रांत हैं, राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं भी आ जा सकते, इवन जम्मू कश्मीर में भी आ जा सकते। घूमने फिरने के लिए कहीं कोई मनाही नहीं है, निवास करने वाले मैटर में मनाही है, ठीक है। तो 19, अब ये अबाध संचरण का मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं। 19(1) घ का अंगा क्या कहता है? यह कहता है कि भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। तो आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब 19(1) का च देखिए। अनुच्छेद 19(1) का च क्या कहता है कि संपत्ति के अर्जन, संपत्ति के अर्जन व धारण, संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति को धारण कर सकते हैं, संपत्ति को खर्च कर सकते हैं। हाँ, आप संपत्ति इकट्ठा कीजिए, देश आपको रोकेगा नहीं। कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, उसको धारण करके इकट्ठा कर लो, मतलब उसको संचित कर लीजिए, उसको खर्च करने के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। बस
उसका जो मूल स्रोत है, संपत्ति कहाँ से आई है, कैसे आई है, यह सब चीज़ें जो है कि सरकार जांच कर सकती है। तो उसमें तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, संपत्ति के अर्जन, धारण एवं खर्च की स्वतंत्रता है आपको। इसके बाद 6 देखिए, अनुच्छेद 19(1) का 6 क्या कहता है कि जीविका एवं कारोबार का अधिकार। जीविका एवं कारोबार का अधिकार, जीविका एवं कारोबार का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) आपको किसी भी जीविका से अपना जीवन चलाने के लिए स्वतंत्र करता है, और जो है आप अपनी जीविका से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और आपको कोई भी कारोबार करने के लिए राज्य आपको स्वतंत्रता देता है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अनुच्छेद जो 19(1) का 6 है, संपत्ति का अर्जन, धारण एवं खर्च का अधिकार, इसको बेटा सन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो अब यह बात ध्यान रखिएगा कि इससे संपत्ति के अर्जन, धारण और खर्च का जो मूल अधिकार है वह समाप्त हो जाता है। बाकी आप सब कुछ करिए, बट जो है कि जो भी सरकार है वह जो है कि आपके मैटर में हस्तक्षेप कर सकती है। कहाँ से आई संपत्ति, कैसे आई संपत्ति, कैसे आपने धारण किया, खर्च कैसे कैसे, सबकी बाकायदे जांच होगी, और ये आपके मूल अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब तो ये मूल अधिकार रहा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जीविका एवं कारोबार का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का 6 है। और इस प्रकार आपने देखा कि जो है कि स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में कितने सारे अधिकार दे दिए गए हैं। वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, देश में अबाध संचरण, भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, और जीविका एवं कारोबार का अधिकार। ठीक है, ये आपने देखा अनुच्छेद 19। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब है कि विधि का उल्लंघन अपराध। इसका मतलब यह है हाँ कि आपको तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब आपने किसी कानून को तोड़ा है। अपराध करते समय जिस कानून का आपने उल्लंघन किया है, उसी कानून के तहत आपकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, और जब कानून को उल्लंघन किए हैं तभी गिरफ्तारी होगी। और दूसरा मैटर यह है कि किसी भी अपराध के लिए आपको केवल एक बार ही दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं। ठीक है, ये 2 मूल बातें हैं जो अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में। पहली बात क्या कही गई है? पहली बात कही गई है कि विधि का उल्लंघन करने पर ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने पर ही, विधि का उल्लंघन करने पर ही आपकी गिरफ्तारी होगी, अन्यथा गिरफ्तारी होगी नहीं। और दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक बार ही, मतलब एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। एक बार ही दंड दिया जाएगा, कई बार नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आप जो है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित होंगे, और दूसरा कि आपको तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब आपने जो है कि किसी विधि का उल्लंघन किया है। ऐसे ही नहीं कि जो है कि आप ऐसे पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 हो गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
प्राण का मतलब होता है जीवन, प्राण का मतलब होता है जीवन, और दैहिक का मतलब देह, शरीर। ठीक है, आपको अपना जीवन बचाने का अधिकार है और अपनी देह बचाने का, कोई आपका जीवन नहीं ले सकता। ठीक है, और देह बचाने का मतलब है कि मान लो पता चला जीवन न ले लेकिन मार दे, टूट टट जाए आदमी, फूट फाट जाए। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, यही एक ऐसा अधिकार है बेटा जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। नागरिकों को भी मिला है, विदेशियों को भी मिला है, और कितनी भी देश के अंदर विपरीत परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा अधिकार है कि जिसे किसी भी परिस्थिति में, इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, निलंबित नहीं कर सकते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो इतना बड़ा है कि मान लीजिए 4 लोग आपको घेर लिए, आपको मारने जा रहे हैं, आपने तुरंत अपनी स्टाइल से पिस्टल निकाली और आपने उन 4 को शूट कर दिया, आपने उन 4 को मार डाला। परंतु जो है कि अब न्यायालय में यदि आप यह सिद्ध करने में सफल रहे कि यदि मैं उन 4 को नहीं मारता तो वो 4 हमें मार डालते, मैंने अपने प्राण की रक्षा के लिए उनका प्राण ले लिया, तब न्यायालय आपके दूसरी धारा लगाए। क्यों? क्योंकि आप कत्ल थोड़ी किए हो, आपको तो अपने प्राण की रक्षा का अधिकार है ना, तो सॉरी, अपनी रक्षा के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस सिद्ध होना चाहिए, और अपनी देह को भी बचाने का अधिकार है। और ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये समेकित अधिकार है बेटा। इसका मतलब ये है कि इसमें कई सारे अधिकार समाये हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में समाया है जो है कि विदेश जाने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, निजता का भी अधिकार इसी में समाया है, नींद लेने का भी अधिकार इसी में समाया है। पता चला आप सो रहे हैं, बगल में कोई जो है कि लगा दिया, हाय हुक्कू हो रही है, अब आप सो ही नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता में दखल है। आप डायरेक्ट कोर्ट जाइए, उनका बाजा फाड़ देगा कोर्ट जो है कि, समझ गए? नींद लेने का भी अधिकार है, समझ गए? तो इस तरह से आप देखिए, निजता का अधिकार बहुत बड़ी बात है, वो भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में समाया हुआ है। तो ये समेकित अधिकार है, इसमें कई सारे अधिकार समाये। निजता के अधिकार में देखिए कि जो है कि किसी का फोन टैपिंग आप नहीं कर सकते, किसी की चिट्ठी को खोलकर नहीं पढ़ सकते, किसी की आईडी को अगर आपने खोल के पढ़ लिया तो यह भी जो है कि उसके निजता का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का हनन है। ठीक है, तो यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको अपना जीवन बचाने और अपनी देह बचाने का अधिकार है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अब अनुच्छेद 22 में आइए। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो है कि यह बहुत बड़ी बात है। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण, इसका मतलब यह है कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको किसी जो है कि वह पास की अदालत में कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी के, इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको जो है कि किसी न्यायालय में पेश करेगी। गिरफ्तार करने से पहले पुलिस आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगी। देखिए, इसका मतलब है कि पुलिस आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगी। गिरफ्तारी का कारण बताने के बाद 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय में पेश करेगी, किसी न्यायालय में पेश करेगी। एवं ये बहुत बड़ी बात है दोनों वाले मैटर में। तो सामान्यतः बेटा पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप उससे कह सकते हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कि आप मुझे किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तारी का कारण बता देगी। इसके बाद यह कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर
किसी न्यायालय में तुरंत पेश करिए और बताइए कि वाकई में ये दोषी है कि नहीं दोषी है। अब इसमें एक वर्किंग आवर है 24 घंटा। पता चला शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जो संडे छुट्टी है वह काउंट नहीं होगी। तो जनरली जब पुलिस को किसी को पीटना उठना रहता है ना, तो सैटरडे को शाम को गिरफ्तार करती है और संडे में कुटैया करती रहती है। अब वो मारती भी ऐसी जगह है जहाँ हम दिखा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कि इस तरह से पुलिस करती है। तो 24 घंटे का मतलब वर्किंग आवर क्या है, वर्किंग आवर है, ठीक है। तो लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये जो अनुच्छेद 22 है ना, ये शत्रु देशों पर लागू नहीं होता, शत्रु देश के लोगों पर लागू नहीं। इसका मतलब कि कोई शत्रु देश से आया है, कोई विदेशी है और उस विदेशी को जो है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, जरूरी नहीं है कि उसे 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय में पेश किया जाए, ठीक है। यह जो है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, याद रहे। तो इस प्रकार आपने देखा जो है कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें बेटा कुछ अधिकार और भी बचे हुए हैं और उन अधिकारों की बात हम लोग करेंगे कल, और उन अधिकारों की बात हम लोग करेंगे कल, जिसमें कि आपके मौलिक अधिकार पूरा समाप्त हो जाएंगे। और जो है कि ठीक है, रफ्तार चल रही है धीरे धीरे और आप लोग जो है कि इससे लाभान्वित हो रहे हैं, मुझे खुशी है। और बच्चे जो है कि अपने हिसाब से पढ़िए, पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए। हमारी सफलताएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी सफलताएं जो है कि हमारी मंजिल है। आप खूब पढ़िए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।